आलोक जी, अब बात करते हैं उस किले की जिसे ध्वस्त कर पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कोशिश पूरी कर लेते हैं, लाव लश्कर पूरा लगा लेते हैं, बयान और माहौल भी पूरा बना लेते हैं, लेकिन दीदी खेला कर जाती हैं कुछ ना कुछ। लग रहा है कि 26 में वो चक्रव्यूह भेद पाएगी बीजेपी। कोशिश, जैसे अमित शाह जी ने तो कल ही जाकर के अपना एक तरह से शंखनाद कर दिया है, तो बीजेपी कोशिश हमेशा ये रही है। आपको याद है ममता बनर्जी कांग्रेस में थी और बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी आ गई थी, तो अब वो तो स्थिति नहीं, कम्युनिस्टों को हटाने में उनका रोल था। तो निश्चित रूप से बीजेपी वो जो स्थान कांग्रेस का था वो स्थान तो लेने की धीरे धीरे पूरी कोशिश कर रही है। काफी हद तक ले भी लिया नंबर 67 या कितने नंबर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है इस समय। एक चुनाव में जो कैलाश विजयवर्गीय जो वहाँ के इंचार्ज थे और उस इलेक्शन में काफ़ी हद तक सीटें आई भी, तो उसको कितना बढ़ा सकती है ये जो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम वाला भी, बांग्लादेशी अवैध ये सब, उससे हद तक पूरा एग्रेसिव कैंपेन से कितना उनके लोगों को वहाँ वोट में कितना इंतजाम किया है। जैसे ममता ने सारा ऐसा कहते हुए भी अपने वोट बनवाने का काम किया। जो चुनाव उसमें आपने देखा, आपके यहाँ भी चला है कि किस तरह से वो लोग अपने इलाके में जाकर वोट अपना तय कर रहे थे। संगठन का बीजेपी का भी है, लेकिन संगठन में इसलिए हम अभी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ बीजेपी पूरी ताकत तो लगाएगी कि पहले से और ज़्यादा ताकतवर हो, और यदि कोई ऐसे सहयोगी दूसरे वहाँ भी बन सके। मैं अभी नहीं जानता और कौन हो सकता है, ममता के लोग तो नहीं आ सकते, ममता की पार्टी में से टूट हो जाए। पिछली बार एक दो कुछ कई लोग आए, लेकिन फिर भी किला नहीं भेदा। मतलब आप ये देखिए ना, वही बात हो रही है कि आपने साम दाम दंड इस बार कोशिश तो यही सहारा लिया है, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी आप दीदी के साथ खेला नहीं कर पाए। तो इसलिए ये है कि अब दीदी जितना 15 साल इतना हो चुका है, ऐसी स्थिति में कोशिश तो ये होगी कि वो पूरा इनका बहुमत आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो कठिन होता है जिस तरह का है, और अभी 2-4 महीने बाकी हैं, इसलिए ये नहीं कह रहे, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बड़ा डेंट तो दीदी को लगने वाला है। चलिए, डेंट लगेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा कि नहीं, सत्ता तक पहुंचेगा कि नहीं, आपको क्या लगता है कहाँ मिसिंग फैक्टर रह जाता है? कि कैडर, आपके पास लीडर भी है, सब कुछ है, पैसा पावर सब चीजें हैं, उसके बावजूद भी कि ये क्रैक नहीं हो रहा है। एंटी इनकम्बेंसी भी है ममता के साथ, घुसपैठियों का मुद्दा भी है, तुष्टीकरण की राजनीति भी है, सब कुछ तो है। देखिए, बीजेपी का जो राइज हुआ है वहां 4% वोट से पिछली बार 38%, तो ये राइज तो छोटा नहीं है ना, नहीं। है ना। एंड अगर थोड़ा सा भी ट्रेंड हम इसमें देखें तो एक बहुत अच्छी चांस है इस बार। देखिए, हमें समझना होगा दीदी का जो वहां पे दबदबा है इन टर्म्स ऑफ वोटरों को डराना भी। हमने पोस्टपोल वायलेंस देखी थी 2021 में, जिसमें आज एक कन्विक्शन भी है। अब रक्त रंजित राजनीति तो पश्चिम बंगाल की पहचान रही है, मतलब कम्युनिस्ट से लेकर मतलब कुछ नया नहीं हो रहा है, बिल्कुल रही है। तो इसको भेदना आसान नहीं है ना। आप सोचिए, पंचायत पोल होते हैं, 20,000 सीटें अनकंटेस्टेड चली जाती हैं। तो जब हम इसके विरुद्ध देख रहे हैं चीज, तो काडर को उत्साहित करना, मेरा मानना है ये बहुत बड़ा इस बार चुनाव है। मतलब अगर हम बात करें, हम लोगों ने जो मुर्शिदाबाद में देखा, और संस्थानों पे हमला, ईडी ऑफिशियल्स की पिटाई हो जाती है टीएमसी के गुंडों द्वारा, एनआईए के ऑफिशियल्स अप्रैल 2024 में। अभी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है ममता गवर्नमेंट को कि आप जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं बीएसएफ के लिए। ये छोटी चीजें नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है, ये एक सिविलाइजेशनल बैटल जो इन्होंने कहा, एक सभ्यता की जंग, ये एक फैक्ट है। मेरे हिसाब से 2026 की अगर आप मुझसे पूछे, सबसे महत्वपूर्ण चीज है बंगाल चुनाव। इससे महत्वपूर्ण चुनाव मुझे नहीं याद आता कौन सा था। इसलिए बीजेपी तो पूरा जोर लगाएगी, और बहुत जरूरी है ये चुनाव। इस बार बंगाल के लोगों को बड़ा सोच के वोट करना है, क्योंकि एक फैक्ट है। अगर मैं बात करूं कि जो घुसपैठी आ रहे हैं आज, हम कहते हैं बीएसएफ पे, आज बाकी सब जगहों से कम हो गए हैं सिवाय बंगाल के। बंगाल क्यों नहीं जमीन दे रहा है? इस पे बहुत सीरियस बात है ना ये। और राष्ट्रीय सुरक्षा, अगर मैं 2025 से एक सबसे बड़ा पार्ट अगर मैं लूं, तो वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, हमने सब कुछ देखा। अगर सुरक्षित हैं हम, तभी हम अर्थव्यवस्था की भी बात कर सकते हैं, तभी सब कुछ कर सकते हैं। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है बंगाल चुनाव, इसलिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत महत्वपूर्ण। बंगाली मानुष को समझ में क्यों नहीं आता है जब इतना मन से समझाया जाता है बार बार? देखिए, इसमें एक अपीजमेंट की राजनीति भी है, वहां पर एक विशेष वर्ग की वोट भी है जो ममता ने इकट्ठा कर रखा है। उनके जो शेख आलम जी थे, वो तो ये तक कह चुके हैं कि भाई हम 30% अगर मिल जाए तो 4 पाकिस्तान तक बना सकते हैं। हमने मुर्शिदाबाद में देखा। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये टूटेगी कि नहीं टूटेगी, क्या होगा, ये एक देखने वाली बात है। तुष्टीकरण बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। तो राजकुमार जी, 26 जो है वो तुष्टीकरण, एसआईआर और घुसपैठी है। निश्चित रूप से 3 बड़े मुद्दे होने वाले हैं अगले अब शुरू हो गया आज से नया साल 2026 में। लेकिन पश्चिम बंगाल के संदर्भ में 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक तो ममता बनर्जी ने जो जिस लेफ्ट फ्रंट पे, जिस मैकेनिज्म के साथ, जिस स्ट्रक्चर के साथ 3.5 दशक तक शासन किया, लगभग उसी को अडॉप्ट कर लिया, या कहिए कि वो स्ट्रक्चर उनके साथ शिफ्ट हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि
आपने इशारों में कहा माइनॉरिटीज की हाईएस्ट पॉपुलेशन जी। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बंगाल में है, ट्रू। जो पहले लेफ्ट को वोट करते थे ममता को वोट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ममता का तीसरा कार्यकाल है सीएम के तौर पर, एक नेचुरल वे में एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो वो मुश्किलें तो उनके लिए हैं। बीजेपी के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बीजेपी ने लगातार ग्रो किया है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जरूर हम मान सकते हैं कि झटका लगा, लेकिन विधानसभा में लगातार ग्रो किया। पिछली बार 77 या 77 सीटें जीती, वो कम नहीं होती हैं। और एक बड़ा सिंबॉलिक डेंट अगर माने तो ममता बनर्जी को चुनाव बना दिया था, शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। इसके बावजूद अगर बीजेपी कहीं अटक जाती है तो मुझे लगता है उसके दो रीजन है। एक तो काडर वहां आपके पास उतना मजबूत नहीं है, चेहरा आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो पूरे बंगाल में जिसकी कोई स्वीकार्यता हो, और तीसरी बात, बंगाल उन राज्यों में से है देश के जहां एक उपराष्ट्रीयता की भावना बहुत प्रबल रहती है, तो वहां बांग्ला अस्मिता को ममता बनर्जी जितना प्रखर रूप से मुद्दा बना पाती है, बीजेपी अभी नहीं बना पा रही है। इसके बावजूद 2026 में ममता की मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं और बीजेपी इस बार शायद कोई कसर छोड़ेगी नहीं। एक लाइन उसमें जोड़ जी, दो जी, राजकुमार जी, बिल्कुल। मैं कह रहा था कि देखिए अधीर रंजन चौधरी से कल परसों में जो मुलाकात प्रधानमंत्री हुई की मुलाकात हुई है जी। नहीं अमित शाह जी से, सॉरी अमित शाह जी की, हाँ। इसलिए उसको आप ये मानिए कि जो अजित पवार का वहाँ हुआ था, जो अभी ये कह रहे हैं कि स्प्लिट हो सकती है, ऐसे लोग राज्यों में कोई स्प्लिट कर लें। यूँ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम लिया, जो सिंधिया कांग्रेस भी बनी थी, लेकिन उससे फायदा नहीं होता। अधीर रंजन चौधरी यदि उस तरह से कुछ लोगों को ला करके, अधीर रंजन चौधरी वाज आल्सो नक्सलाइट, वेरी फ्यू पीपल नो, इन इमरजेंसी ही वाज आल्सो उसी में, उससे वो इस कांग्रेस में है, तो कांग्रेस में भी उनका भी विरोध था। जब ममता चुनाव के लिए सोनिया गांधी से बात करने आई थी इस इलेक्शन में, सेंट्रल हॉल में हम लोग भी वहाँ थे, और उस समय उन्होंने कहा कि उस दिन अधीर रंजन चौधरी लास्ट डे था पार्लियामेंट का, और उसने इतना अटैक किया उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेके ममता पर, तो उन्होंने ममता ने कहा, वैसे होता है बाहर लॉन के समय वहीं पर बात, चूँकि चार जर्नलिस्ट दो खड़े हुए हैं हम लोग चार, उन्होंने कहा अरे भाई आप तो मुझे बुलाया बातचीत करने के लिए, आपका लीडर जो है हाउस में मुझे भ्रष्टाचार मेरे खिलाफ बोल रहा है। अधीर रंजन चौधरी उस किनारे पर बैठे हैं, उनके साथ यदि और कांग्रेसी और कम्युनिस्ट भी, इसलिए मैंने नक्सली का नाम शुरू में लिया, वो लोग यदि साथ आते हैं, तो इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा कि यदि कुछ ऐसा गुट वहाँ खड़ा हो जाए, होगा कि नहीं होगा नहीं, मतलब यार जैसे पॉलिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑन द मनी पावर। ये जो कह रहे हैं असल में उसमें ये भी है कि आप लिस्ट जो बनाते हैं, जो 15 प्रमुख इनका काम है, लेफ्ट पार्टीज एंड ममता उसी तरह से काम करती रही है। वोट ही यदि आपका पहले से बना के रखा हुआ है तो फिर दूसरा नहीं जीत पाता। जो बीजेपी ने भी कुछ हद तक अपने वोट करती है, आम आदमी पार्टी ने भी वही फार्मूला जो लेफ्ट पार्टीज करती थी वो दिल्ली में बनाया था, वो टूटा। इसलिए डिपेंड करता है कि ये कोई रीजनल पार्टी, कोई ओबीसी आ जाए, कोई ये आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कम्युनिस्ट डिवाइड हो जाए यदि ममता का वोट, देन इट्स ए चांस फॉर बीजेपी टू रूल with some more allied.